आदित्य बेड को खाली देखकर बेचैन सा हो जाता है। वह कमरे के चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रही काव्या पर पड़ती है। काव्या को इस तरह से सोफे पर सोता देखकर आदित्य को बहुत अजीब सा लगता है। काव्या सोफे पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी सो रही थी। आदित्य को सोचते हुए उसकी ओर बढ़ तो जाता है, लेकिन काव्या को ना ही नींद से उठाने की हिम्मत हो रही थी और ना ही खुद उठाकर उसे बेड पर लिटाने की हिम्मत हो रही थी। वह बहुत देर तक काव्या को देखकर हार मानकर वॉशरूम जाता है और फ्रेश होकर खुद बेड पर लेट जाता है। उसकी नज़र बार बार सोफे पर सो रही काव्या की तरफ ही खींची जा रही थी। आदित्य ना चाहते हुए भी काव्या की तरफ करवट लेता है और उसे देखने लगता है। एक अजीब सा एहसास था जो काव्या को देखते ही उसे होता है, लेकिन वह एहसास को अपने हाथों से ही ख़त्म कर रहा था। एहसास को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए वह काव्या की तरफ पीठ करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर में वह नींद के आगोश में चला जाता है। एक नई सुबह चारों तरफ सूरज की किरणें लिए बिखेर सी गई है। चिड़ियों की चहचहाहट, फूलों की महकती खुशबू सुबह की खूबसूरती को और बढ़ाने की चाह में बिल्कुल मुस्कुराई जा रही। इस सुहाना सुबह में आदित्य की आंखें धीरे धीरे खुलती है। आंखें खुलती ही आदित्य उठकर वॉशरूम जाता है और कुछ ही देर में नहाकर बाहर आता है। आदित्य ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन तभी उसे जैसे कुछ याद सा आने लगता है। वह अपनी नज़रें सोफे पर डालता है तो देखता है सोफा एकदम अकेलापन में शांत सा अपनी जगह पर डेरा जमाया हुआ था। सोफे पर काव्या नहीं थी। काव्या को ना देखकर आदित्य मायूस सा फिर से तैयार होने लगता है। तैयार होकर वह नीचे जाने ही वाला होता है कि एक सर्वेंट आकर उससे बोलता है, सर आपको दीदी अपने कमरे में बुला रही है। सर्वेंट की बात सुनकर आदित्य अपने कदम अरुणी देवी के कमरे की तरफ बढ़ा देता है। कमरे में अरुणी देवी कुर्सी पर बैठी और उसके सामने एक आदमी जो उसके साथ हमेशा रहता था, वह कुछ बोलने के लिए सर झुकाए खड़ा था। अरुणी देवी अपने फ़ोन को साइड में रखते हुए उस आदमी को देखकर बोलने की इजाज़त देते हुए कहती है, बोलो बाला। बाला अपनी मालकिन के आदेश मिलते ही कहता है, मालकिन हमारे दुश्मन को काव्या की खबर मिल चुकी है और वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की गुंजाइश करने की तैयारी भी कर रहे हैं। अरुणी देवी हाथ से बाला को वहां से जाने का इशारा करती है। बाला अपनी मालकिन के आदेश के अनुसार वहां से चला जाता है। अरुणी देवी बाला की बातों को सुनकर एक गहरी सोच में डूब जाती है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। नॉक की आवाज़ से अरुणी देवी अपनी सोच से बाहर आकर दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजे पर आदित्य बिना भाव के बिल्कुल शांत सा खड़ा अपनी दादी की इजाज़त का वेट कर रहा था। आदित्य को देखते ही अरुणी देवी उसे अपनी नज़रों से अंदर आने का इशारा करती है। इजाज़त मिलते ही आदित्य अंदर आता है। अरुणी देवी अपनी जगह से उठकर आदित्य को पीठ करके खड़ी हो जाती है। उनकी इतना करते ही आदित्य समझ जाता है कि अभी उसकी दादी जो भी बोलने वाली है वो आदित्य के मानने के खिलाफ है, क्योंकि अरुणी देवी कभी भी आदित्य को अपनी बातों से चोट पहुंचाते हुए नहीं देख पाती। कुछ देर शांत रहने के बाद अरुणी देवी कहती है, प्रीत। प्रीत नाम सुनते ही आदित्य के कान खड़े से हो जाते हैं। अरुणी देवी आगे कहती है, आदि आपको तो पता है कि यह वही नाम है जिसके वजह से हमने अर्जुन की शादी तय की थी। अरुणी देवी की बात को सुनकर आदित्य उन्हें देखने लगता है। अभी जो बात हो रही थी ये बात तो कब की ख़त्म भी हो चुकी थी, तो अरुणी देवी इस बात को दोहरा क्यों रही? आदित्य को यह समझ नहीं आ रहा। अरुणी देवी फिर से कहती है, और हमने आपको यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि ये नाम इस घर पर बिल्कुल भी पहुंचना नहीं चाहिए। फिर थोड़ा रुक कर और आपने वो जिम्मेदारी को पूरा भी किया। हमें आप पर नाज है कि आप हर एक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। अरुणी देवी अब आदित्य की तरफ मुड़ती है तो देखती है आदित्य बहुत कंफ्यूज में बस उन्हें ही देखे जा रहा है। आदित्य को ऐसे देखकर अरुणी देवी आगे की बोलती बातों को सोचकर फिर से आदित्य को पीठ करके खड़ी हो जाती है। फिर कहती है, लेकिन आज हम आपसे एक ऐसी जिम्मेदारी को सौंपना चाहते हैं
जिसकी जिम्मेदारी पहले से ही किसी और ने आपको सौंप दी है। अदिति को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि उसकी दादी किस जिम्मेदारी की बात कर रही है। आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो आदित्य को पहले ही किसी ने दे दी और उसे पता ही नहीं। दादी की बातों को सुनकर आदित्य काफ़ी सोच में पड़ जाता है और काफ़ी गहराई से अपनी भूली हुई जिम्मेदारी को याद करने की कोशिश करने लगता है। कोशिश तो काफ़ी कर रहा था, लेकिन उसे ना कोई जिम्मेदारी याद आ रही थी और ना ही कुछ और। तभी उसे फिर से अरुणी देवी की आवाज़ आती है। हमें पता है शायद आपको याद नहीं है, लेकिन आदि, आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस जिम्मेदारी को कभी ना भूलें। अब आदित्य से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, इसलिए वह अपनी दादी से पूछ ही लेता है, दादी, आप किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? आदित्य का इस तरह सवाल करने से अरुणी देवी आदित्य की तरह मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जिसे हमने आपके बिना इजाज़त के आपको सौंप दिया। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जिसे मैंने मेरी जान से भी ज़्यादा अच्छी दोस्त को बिना सोचे वादा दे दिया। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जिसके साथ ना चाहते हुए भी आपका रिश्ता जुड़ चुका है। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जो अर्जुन लेने वाले थे। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जो हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अरुणी देवी आदित्य को एक एक करके उसकी सारी जिम्मेदारी से आदित्य को परिचय कराते हुए कह देती है। वहीं आदित्य को जैसे अब सब कुछ समझ आने लगता है। वह अपनी दादी से नजरें फेर लेता है। वह कभी भी उस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहता था जो उसके भाई अर्जुन की थी। वह अपने भाई के किसी भी हक पर अपना हक बिल्कुल नहीं जमाना चाहता था। दादी जिस जिम्मेदारी की बात कर रही थी वह कभी भी उसे अपना नहीं सकता था। वह बिल्कुल सुन सा पड़ जाता है। वह अपनी दादी के कहा को कभी टाल नहीं सकता था और ना ही अपने भाई के हक को छीनना चाहता था। वह बिल्कुल बीच में फंस चुका था। अगर वह दादी की बात मानकर अपने कदम आगे कर लिया तो अर्जुन को ठेस पहुंचेगी, और अगर दादी की बात ना मानकर अपने कदम पीछे कर लिया तो दादी को ठेस पहुंचेगी। और आदित्य दोनों को ही ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आदित्य अपनी किस्मत की लकीरों में इस तरह से उलझ गया कि उसे ना तो आगे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा था और ना ही पीछे जाने का। बिल्कुल अंधेरा सा छा चुका था। आदित्य अपने ही उधेड़ बुन में था कि तभी उसे हिम्मत देने की मकसद से किसी का हाथ महसूस होता है। वह जब पीछे मुड़कर देखता है तो यह हाथ अरुणी देवी का होता है। वह अपनी आंखों में भरोसा लिए कहती है, आदि, हम जानते हैं कि आपको किसी के साथ रिश्ते में नहीं बदना था, लेकिन आप सच मानिए, हमारा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था और ना ही है। हम आपको इस रिश्ते को निभाने की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन आपको काव्या की जिम्मेदारी लेनी होगी। काव्या अब सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपकी सारी दर्द, सुख, दुख, तकलीफ, चोट, जिम्मेदारी सब आपकी है। आप ये सोचकर पीछे बिल्कुल मत हटिए कि वह आपके भाई की पत्नी बनने वाली थी। फिर थोड़ा जोर देते हुए कहती है, आदि, वो आपके भाई की पत्नी बनने वाली थी, लेकिन वह अब बस आपकी है। आपकी धर्म पत्नी, आपकी जीवन साथी, आपकी हर दर्द पर मरहम लगाने वाली, आपके कदम से कदम मिलाने वाली वही है। मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि आप जिस तरह से हर एक जिम्मेदारी को निभाते आए हैं उसी तरह से इस जिम्मेदारी को भी निभाइएगा। इतना बोल अरुणी देवी कमरे से बाहर निकलने लगती है कि फिर से वह आदित्य की तरफ देखकर कहती है, आदि, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमारे भरोसे को कभी टूटने मत दीजिएगा। अरुणी देवी अब कमरे से बिल्कुल बाहर चली जाती है और आदित्य वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। वह आखिर करी तो करी क्या, पाना उसके लिए मुश्किल होते जा रहा था। वह वहीं पर आधे घंटे तक वैसे ही खड़ा रहता है। उसके पैर जैसे एक ही जगह जम से जाते हैं। आदित्य अब अपनी तेज कदमों से बाहर चला जाता है और कार में बैठकर सीधे सिंघानिया विला से बाहर चला जाता है। उसके हर वक्त साथ रहने वाला रॉकी अपने बॉस को बस देखता रह जाता है। रॉकी भी अपनी
बाइक से अपने बॉस के पीछे चला जाता है। आदित्य का पीछा करते हुए रॉकी उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर शादी में अटेंड करने वाले आदमी को बांध कर रखा गया था। रॉकी जल्दी से अपनी बाइक को साइड में लगाता है और अंदर की ओर चला जाता है। वह जैसे ही अंदर पहुंचता है वहां का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो जाता है। अंदर में आदित्य अपनी शर्ट को अपनी कोहनी तक शर्ट फोल्ड किया हुआ था और चाबुक जो कि लोहे से बना हुआ था उसे वह कुर्सी पर बंधे आदमी को मारे जा रहा था। वह आदमी दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन आदित्य को तो जैसे उसका दर्द दिखाई ना दे रहा हो। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को मारे जा रहा था। वह आदमी खून से पूरा लथपथ हो चुका था। आदित्य के हाथों पर भी खून दिख रहा था जो मारने की वजह से उसे हाथों में लग गए। दर्द सहते सहते वह आदमी बेहोश हो गया, लेकिन आदित्य का मन उससे बिल्कुल नहीं भरा था, इसलिए वह जमीन पर पड़े लोगों की ओर बढ़ जाता है। वहां पर पड़े लोग जब आदित्य को अपनी ओर आते देखते हैं तो पीछे होने लगते हैं, लेकिन आज आदित्य को तो जैसे भूत सवार था। वह उन लोगों पर चाबुक चलाने लगता है। एक साथ बहुत सारे लोगों की दर्द से भरी चीख उस कमरे में गूंजने लगती है जिसे सुनने वाला कोई नहीं था।